अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर मतीन और मेरे साथ रऊफ़ क्लासरा मद्दे मुकाबिल हैं। हमारी रेगुलर होस्ट रबिया एहसन आज भी हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। बात करेंगे हाउसिंग के मतलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज हमारे दिल की बातें की हैं। हाउसिंग सेक्टर एक मॉन्स्टर बनता जा रहा है, ज़रूरी ज़मीनें भी खाई जा रही हैं, उसके बाद लोगों के करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो हैं वो प्लाटों के बहाने खाई जाती हैं, उसकी कोई रेगुलेशन नहीं है। इस पे उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में आज चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया है। उनका ये बुनियादी बात ये थी, उन्होंने कहा जनाब जो रेगुलेटरी इदारे हैं, FIA जिसने पकड़ना है, IB जिसने पकड़ना है, या सुप्रीम कोर्ट, बड़ी अदालतें, इनकी जब अपनी हाउसिंग स्कीमें होंगी, जब ये खुद उस माफिया का हिस्सा होंगे तो ये कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, इस पर डिटेल बात करेंगे। दिस इशू इज़ वेरी डियर टू आवर हार्ट। मगर पहले आज बात ज़ाहिर है करेंगे, ये जो महंगाई का मिनी बजट की सूरत में बम फोड़ा गया है आज, इसकी बाज़गश्त जो है पूरे पाकिस्तान में है। और गरीब आदमी की चीखें तो पहले ही निकली हुई थी, अभी मिडिल क्लास की भी, टोटी सैलरीड क्लास की चीखें जो है ना वो बिल्कुल आसमान तक जा पहुँचेंगी। नॉर्मली होता ये है कि हुकूमतों का एक तरीक़ाकार होता है कि वो पहले साल में, दूसरे साल में सख्त बजट देते हैं ताकि बाद में आखिरी सालों में कोई रिलीफ दे सकें, ताकि इलेक्शन के लिए वोट मांग सकें। यहाँ हो रहा है PTI गवर्नमेंट में कि पहले 3 साल भी इनके सख्त बजट थे और अब आखिरी 1.5 साल में सख्त तरीन होते जा रहे हैं, शौकत तरीन, सख्त तरीन। ये जब बजट दिया गया था, बड़े बड़े दावे किए गए थे कि जनाब हम जो है यहाँ पे जो है शहद की और जो है ना दूध की नहरें बहा देंगे, और स्टिमुलस बजट है और इसके अंदर आवाम का बहुत ज़्यादा हम पैसा इकट्ठा करेंगे और उसमें से रिलीफ भी देंगे। 6 महीने बाद बिल्कुल यू टर्न शौकत तरीन साहब ने मार दिया है। सेनेटरशिप भी ले ली, वजारत भी ले ली, और काम फीस शेख साहब से भी ज़्यादा उनके सख्त है। तो अकरा साहब, मेरा ये सवाल पहला तो है कि क्या ज़रूरत थी उनको तब्दील करने की, अगर इन्होंने भी यही काम करना था और आगे से किया। अब मिनी बजट की आप टॉक शोज़ में और ख़बरों में शाम से तफसीलात सुन रहे होंगे, मैं दोबारा थोड़ा सा कर दूँ कि ये सिर्फ ये नहीं है कि ये इन्होंने ये सख्त मिनी बजट जो है 6 महीने बाद दे दिया है, मगर लग रहा है कि ये जून में जो आखिरी बजट भी इनका आएगा, ये डायर स्टेट से, मुश्किल हालात से निकलते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इनको 16 से 18 अरब डॉलर जो है अदायगियाँ करनी हैं। सो ये आखिरी बजट के वक्त भी उसी क्राइसिस में होंगे और ये इसका रिलीफ होता हुआ या आसानियाँ होती हुई नज़र नहीं आ रही। पता नहीं क्या इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, क्या इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, बस बातें करवा लें, टॉक शोज़ पे करवा लें और तकरीरें करवा लें, मगर ये इसकी तफसीलात सुन के जो है इंसान दहल जाता है। और गरीब आदमी जिसके पहले ही घर में चूल्हे में गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, बिल ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, अब बड़े आराम से उन्होंने आज शौकत तरीन साहब ने कह दिया कि जी क्या साहब के सिर्फ गरीब आदमी को तो 2 अरब रुपए के हम करें। 343 के ओवरऑल जो हैं जो दी गई हुई थी, एग्जम्पशंस दी गई हुई थी, वो हटाई गई हैं। किसी जगह पे 5%, किसी जगह से 10% और काफ़ी जगहों पे 17% GST टैक्स लगाया गया है। अब इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस ये हैं कि कोई चीज़ वैसे तो वो कर दी उन्होंने 5-12 वालों को 17 किया है। वो पहले ये कहीं पे 5-12 थे ना, उनको 17 पूरा कर दिया किसी गया जगह 5 ही 12 नहीं, किसी जगह पूरे 17 नहीं किए, एक दो जगह पे थोड़ी सी कम भी है, और ज़्यादातर 5 और 12 वालों को 17 फ्लैट कर दिया है, या नए टैक्सेस लगा दिए हैं। और उसमें सारी जो है उनका ये था कि गरीब आदमी, वो कहते हैं जी हिट नहीं कर रहा, अभी कह रही है, और कुछ चीज़ रह नहीं गई है कि कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस ये हैं क्या साहब कि कंप्यूटर, सिलाई मशीन, नमक, मिर्च, कोई चीज़ रह नहीं जाती है, मगर कॉन्ट्रडिक्शंस ये हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा शुरू में जोर था कि जी स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, लोगों की न्यूट्रिशन है, सो अब दूध की अशिया में, बच्चों में जो इस्तेमाल होता है बेसिकली इम्पोर्टेड मिल्क ही हो गया ना, जिससे दूध बनाया जाता है। चॉकलेट पे लगाया था, इन्होंने दूध पे लगाया है। तो वो दूध जो कि ये गरीब आदमी ही, ये जो सूखा दूध इम्पोर्टेड आता है, स्मगल होके आता है, तो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है, तो वो स्टंटेड ग्रोथ का इतना जो शोर मचाते थे, वो आज उन्होंने बिल्कुल उसका उल्टी। और ब्रांडेड दूध तो चले है ही है, ये गरीब आदमी है। फिर चिकन में आ जाएं
पहले क्लास साहब पोल्ट्री फीड के अंदर जब आप उसकी बढ़ाएंगे, टैक्सेस बढ़ाएंगे, तो वो ओवरऑल सारे ही चिकन महंगे हो जाएंगे। फिर आपने अगर ब्रांडेड चिकन ले लिया तो दोबारा आप उसके ऊपर टैक्स देंगे। और तीसरी दफ़ा अगर आप बट कढ़ाई पे गलती से चले गए और उसमें नमक मिर्च भी, क्योंकि उसके ऊपर भी टैक्स लग गया है, तो वो सर्विसेज चार्जेस वो अलहदा देने पड़ेंगे। तो एक कढ़ाई के पीछे 3 स्टेजेस में आपको चिकन के ऊपर जो है ये टैक्स देना पड़ेगा। आप खाने क्यों जाते हैं कढ़ाई बाहर? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ गलती से चले गए, गलती से, इसके बाद तो कढ़ाइयाँ बंद हो जाएंगी ना। तो पोल्ट्री फीड की वजह से हर किस्म का चिकन महंगा होगा। दूसरा, फिर उसके बाद दवाइयाँ पहले ही महंगी हैं बहुत ज़्यादा, तो फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल्स पे जब ये महंगी होंगे तो आगे ही वो 400% तक दवाइयों की एक लंबी लिस्ट है जो कि बढ़ाई हुई है। आम आदमी जो है, अभी शेख रशीद साहब पिछले दिनों कह रहे थे, मैं जी पहली दफ़ा दवाइयाँ खरीदनी पड़ी तो मुझे पता चला दवाइयाँ तो बड़ी महंगी हैं। तो उनको अब पता चला है, तो ये दोबारा और ये बुरी खबर आ रही है। उसके बाद जो है एक तरफ बहुत ज़्यादा शोर मचाया जाता है कि जी हम आबादी रोकने की जो है बहुत ज़्यादा कि जी बढ़ गई है आबादी, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, माने हमल अशिया जो है, उनके ऊपर भी अब टैक्स आ गया है। उसके बाद जो ब्रेड आपकी जो है बेकरी आइटम्स के ऊपर आ गया, तो डबल रोटी जिसे हम कहते हैं, तो उसके ऊपर भी वो आ गया है। आयोडाइज नमक के मतलब गवर्नमेंट कैंपेन करती है कि जनाब ये जो नमक है आयोडीन की कमी रहती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम बीमारियां होती हैं, तो आयोडीन के आयोडाइज नमक के ऊपर भी आ गया है, माचिस के ऊपर भी आ गया है, और बेताशा इस तरह की आइटम्स हैं जो कि ज़राअत से रिलेटेड है और डायरेक्टली आपकी ज़राअत के ऊपर भी आ गया है। तो मेरा सिर्फ लास्टली क्लास साहब आपका ओपिनियन मैं चाहूँगा, बाकी तफसील मैं बाद में दूंगा, कि आम आदमी को इन्होंने ये 343 अरब रुपए का एक बड़ा टिक्का लगाने जा रहे हैं। 1500 से 2000 अरब की एग्जेम्पशंस इन्होंने बिग इंडस्ट्री को दी हुई है, टेक्सटाइल को, आईपीपीज को मिला के। ये हफीज़ पाशा साहब ये फिगर ये कोट करते रहते हैं 1500 अरब का, तो वहाँ पे नहीं छेड़ा जा रहा। वो वहाँ पे 50% के करीब डिवेल्यूएशन हो गए, डॉलर के महंगाई का वो है, वो भी उनके बेनिफिट के लिए किया गया। और ये 1500 अरब रुपए की कंसेशंस दे दी गई उनको नहीं छेड़ा जा रहा, और एक्सपोर्ट वहीं की वहीं। बिग एलीट अशराफिया का टोटल कैप्चर है, गरीब आदमी का जो सारा जो स्क्वीज किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे सैलरीड क्लास जो है वो ये सारी आइटम्स जो हैं वो आम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, और वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ 2 अरब रुपए का गरीब आदमी को इसमें से टच करता है। योर ओपिनियन? अमर साहब, बड़ा आपने कम्प्रिहेंसिवली आपने इसको बताया है। मैं अगर जो हमने थोड़ी सी हमारी समझ है उसके मुताबिक, जिस बंदे ने इमरान खान से डॉलर का रेट बढ़वाया था ना, इससे बड़ी दुश्मनी इस मुल्क के साथ नहीं हो सकती थी जो उन्होंने करवाई। और इमरान खान साहब ने जो उन्होंने गलत बयानी कहेंगे, जो उन्होंने फरमाया था कि जनाब कि मुझे तो उससे पता चला था, व्हाट्सएप से पता चला था, ने सारी टीवी से पता चला था कि डॉलर की कीमत बढ़ गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंटरव्यू में फरमाया था, और असद उमर साहब उस वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने मेरा ख्याल अरशद के शो में कहा था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कहता मैंने इजाज़त ली थी, तो उसके बाद हमने ये किया था। ये तो मुल्क चला रहे थे माशाल्लाह, कि वज़ीर ख़जाना कह रहे जी मैंने इनको बताया था, इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, तो प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे नहीं जनाब मुझे तो टीवी से पता चला था। ये हमारी मतलब है, या एक उसमें क्या इकनॉमिक और फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी इनका। तरीन साहब को मैं बता चुका, ये हमारे न्यू हिटमैन जो आए हैं, असल में हिटमैन है ना सारे, जो इस हफीज़ शेख साहब आ जाएँ, ये तरीन साहब आ जाएँ, बाकी रज़ा साहब आ जाएँ, कंपनी आ जाए, ये बेसिकली मुल्कों को कोई आगे ले जाना होता तो आपको याद होगा हफीज़ शेख साहब और तरीन साहब जो हैं ये दोनों पीपल्स पार्टी के भी आगे वज़ीर रहे हैं, मुशर्रफ दौर में भी रहे हैं। तो अगर वहाँ से कुछ नहीं कर सके तो यहाँ पर रिजल्ट निकलना था। अब इनकी बड़ी, इन्होंने फरमाया था, इनका रिकॉर्ड पे है, अब वो लेकर पहुँचे हुए हैं, एक नया फिगर दिया तरीन साहब ने कि डॉलर को ना 165-170 में होना चाहिए। मैं उनका क्लिप एक रखा हुआ है, आज फिर दोहराया ये, वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। ये पहले कह चुके हैं कि डॉलर 155 पे होना चाहिए, 155 से अब 170 तक वो पहुंच गए हैं। ये उनका क्लिप है हमारे पास, हम दिखा देंगे आपको कि उसमें ये फरमा रहे थे। और उस वक्त इनकी, मैं तो उस दिन से इनसे बड़ा मुतासर हो गया था, इनसे तरीन साहब से कोई उम्मीदें रह गई थी ना कि बैंकर आया है तो ये कुछ करेगा। उन्होंने फरमाया था कि हमने बड़ी हमाकत की। तो नदीम मलिक साहब ने पूछा भाई हमने क्या कर बैठे ऐसा हमाकत की। उन्होंने जनाब जब डॉलर 152 रुपये पे पहुंचा था, हुकूमत पाकिस्तान को दब कर इनको ना डॉलर ख़रीदने चाहिए थे मार्केट से। ज़रा अंदाज़ा करें, ये मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं।
और जब डॉलर हुआ 165 का, हमें दबा के मार्केट में फेंकने चाहिए थे। अगर आपके ये आपके मुआशी यहाँ पे लोग बैठे हुए, आम आदमी को समझ आती है, हुकूमतें डॉलर बाई करने मार्केट से जाएंगी तो शॉर्टेज भी होगी और डॉलर का रेट जो है वो उसी वक्त ऊपर चला जाएगा, होल्डिंग शुरू हो जाएगी, रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात सर ये है, आज ही बताया गया है, जो आप और मैं पिट मतलब एक कॉमन सी बात है, हमारे व्यूअर्स भी हमसे बेहतर समझते हैं। आज कौमी असम्बली में बताया कि इमरान मकराना साहब की स्टोरी में देख रहा, जो फाइल किया उन्होंने असम्बली से क्वेश्चन आवर से, 150 मिलियन डॉलर की चीनी मंगवाई है सर। आज ये फरमा रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या उनको हुकूमत हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि IMF के साथ ये मुआहदा करेंगे तो डॉलर स्टेबलाइज हो जाएगा। इस वक्त 180 पे मिल रहा है आपको, तो डॉलर 170 पे आ जाएगा। और भाई मेरे, जो डॉलर की आप गैर ज़रूरी तौर पर आपने बाइंग की है अपनी हमाकतों पॉलिसीज़ की वजह से, जो हम इस पर रोना रोते हैं कि आपने गंदम, चीनी, काटन, दालें 10 अरब डॉलर की वो मंगवाई हैं। उसी में जो फिगर आ रहा है आज 150 मिलियन डॉलर का, 15 करोड़ डॉलर जो है आपने वो मंगवा लिया। मतलब अंदाज़ा लगा लें, टैक्सेस ड्यूटी में 30 बिलियन रुपीज़ की चीनी मंगवाई है आपने और डॉलर में पेमेंट की है। साल 1.5 साल पहले चीनी भी थी आपके मुल्क में, गंदम भी आपके मुल्क में थी। हमें समझाया जाए, उस वक्त आपने बड़ी मेहनत के साथ ये सारी चीज़ें उठा के आपने मुल्क से बाहर भेज दी हैं। आप आके उसी पे आपने 10 अरब डॉलर की मंगवा लिए, पैसा बचा सकते थे। जो आपकी मेरी कंसर्न है और जिस पे हम ये बात करते रहते हैं कि मैन मेड क्राइसिस है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ये गलतियों का और ये नालायकियों का और ये करप्शन का नतीजा, फिर तकलीफ होती है। एक कैबिनेट की हमने स्टोरी की थी, इन्हीं शौकत तरीन साहब की। इन्होंने वहां पे कैबिनेट में तस्लीम किया था 1-1.5 महीने पहले कि जनाब हमने टेंडर लेट किए हैं, ये चीनी के और गंदम के साथ भी ये कुछ हुआ। आपस में खेलते रहे ना, ECC के बाद उसके बाद आपकी TCP वगैरह है, हुकूमत है, कैबिनेट है, इनके डिलेइंग की वजह से जब टेंडर जारी करना था, इन्होंने टाइम पे टेंडर जारी नहीं किया। जैसे गैस का आप बताते रहते हैं, ये पूरी हुकूमत की मैंने इनएफिशिएंसी बता रहा हूँ, डॉलर बचा रहे हैं। इन्होंने डिले किया सर, और कीमतें जो है ना चीनी के ऊपर चले गए। बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं इन्होंने एडिशनल पे करके इन्होंने चीनी और गंदम मंगवाई है। मतलब 40 लाख टन तो सिर्फ रूस से मंगवाई गई है गंदम, 40 लाख टन हम अपने आप गुजराते। मेरा ये रोना ये है कि आप डॉलर को कितना ही उसको मैनेज कर लेंगे, जो डॉलर आपके पास थे वो उठा के आपने सारे का सारा या खाने पीने की चीज़ों पे आपने लगा दिया है। उसके बाद कहते हैं हम डॉलर को आके स्टेबलाइज करेंगे। सो इनका मेरा जो ख्याल है सर, इनके पास उसमें कैबिनेट की थोड़ी सी आपके साथ मैं एक बार शेयर करता जाऊँ कि कैबिनेट में जो है मज़े की एक इंटरेस्टिंग एक एंगल बताऊँ। पंजाब के जितने वजीर हैं ना सर, उनको टक्के की परवाह नहीं है। ये मेरी कैबिनेट में कुछ लोगों से बात हुई है, जो रोला अभी भी डाल रहे हैं महंगाई हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, PTI को मसला हो जाएगा, वो KPK के वजीर हैं। ये मैंने फिर आज उसको आके कंफर्म किया है कि वो हमारे पंजाब वाले जो हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है। उन्हें शायद वो ये मान चुके हैं कि हम अगला इलेक्शन जो है, ज़्यादातर बाहर से किराए पे लिए गए हैं। वही है ना। आज मतलब खुसरो बुख्तियार के बारे में मुझे पता चला जब पार्लियामेंट्री पार्टी का वो इजलास था, चले आपसे शेयर करते जाएं इसकी। तो फरूक आजम है, वो बड़े अच्छे वहाँ से, उसे भावलपुर से बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, MNA हैं PTI के। उन्होंने ये बातें की हैं। उन्होंने कहा जनाब आपने इस तरह के बंदे यहाँ पे हमें वजीर लगा के दिए हैं, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई आपका इसका खुसरो को कहा इनके गर्दन में सरिया बड़ा है, ये तो किसी की बात नहीं सुनते, किसी से कुछ करते भी नहीं है। वहाँ पे भी बात हुई है। थोड़ी सी जो बात यहाँ पे कैबिनेट में आवाम के लिए करने की कोशिश की है तो वो 3 लोगों ने की है। एक KPK के वजीर थे, वो वहाँ पे उन्होंने आके इशू उठाया कि उन्होंने वजीर आजम साहब को, कंपनी को हमारे प्रॉब्लम होंगे। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में नहीं सर, कैबिनेट में। कैबिनेट में इसके बाद आपके Q लीग के ये हो गए, एक उसमें तारिक बशीर चीमा साहब हैं, उन्होंने बात की। फिर MQM ने बात की है कि जनाब कि हम बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है वो मान ही जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, आप मुझे समझाएं, हालांकि जवाब इसका मेरे पास है कि पंजाब के वजीर, पंजाब ये बहुत अमीर सूबा है, पैसा बहुत है, उन्हें तो लगता है परवाह ही नहीं है, कोई वजीर वहाँ बात ही नहीं करता और किसी ने टेकअप ही नहीं किया इशू को। सारी जो लड़ाई, अच्छा सिंध वाले भी नहीं कर रहे, सिंध के जो वजीर हैं, 4-5 बड़े अहम वजीर हैं, वो भी कैबिनेट में माँ सिवा MQM के कोई बात करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं ठीक है, अवाम भी खुश है, मिनिस्टर भी खुश हैं। अगर किसी को परेशानी है ना सर, या KP के वजीरों को यहाँ पर मैं दुकान खोल के बैठ गए कि लोगों के साथ बड़ा ज्यादती हो रही है, पंजाब वाले कहते हैं तो जनाब और कोई टैक्स लगा सकते हैं और लगा दें आप। और वो इसकी कोई बाज़गश्त वाकई आप सही कहते हैं पंजाब असम्बली से कभी नहीं आई कि यहाँ से यहाँ पे भी बिल्कुल जो बैठे हुए हैं वो बिल्कुल फवाद चौधरी साहब ज़्यादातर आपको मुझसे आप जो है ना मासूमियत मैं जानना चाहता हूँ कि आपका टेक वो आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जो पंजाब की इनकी सीटें हैं, जो 45 सराइकी इलाकों में से 30 सीटें जो इनको मिली हैं, वो काफ़ी लोग थे जो कि जनूबी पंजाब का नारा लगा के आखिरी वक्त में आए हुए थे। वो समझते हैं कि हम हैवी वेट्स हैं, हम इलेक्टेबल्स हैं, तो हमने अगली दफ़ा पता नहीं PTI से लड़ना है नहीं लड़ना, तो वो अपने आप को इस जोम में हैं।
हालांकि गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट रहते हैं, किसी पार्टी के साथ रहते हैं, तो उसका एक असर आता है। वो आपके साथ वो आज हम जो शेयर कर रहे थे वो पंजाब गवर्नर साहब की वो जो मुलाजमीन की लिस्ट आपने पंजाब की देखी होगी कि उसके अंदर जो वहाँ पे मालशी नाई धोबी नहीं केपी नहीं, पंजाब की भी आज लिस्ट आई हुई थी। पंजाब की लिस्ट आएंगे आपको, वो मेरा ये आने वाले साल के अंदर उसकी तफसीलात नहीं बजाएं। मगर मुझे मैं ज़्यादा उस पर जो आपने बात की है मिनी बजट के अलावा आज जो दूसरा इशू डिफेंड किया शौकत तरीन साहब ने, वो गवर्नर साहब को ये जो दूसरा बिल लाया जा रहा है ज़्यादा इख्तियारात देने का, और बहुत ज़्यादा अंदर से पहले तो बड़ी लगती थी उनकी बैंक के हवाले से उनको बड़े एतराज़ात थी इनकी अपॉइंटमेंट में बाकर साहब के, अब वो जो है ना उसको डिफेंड भी कर रहे थे। बात यह है कि दो बहुत बड़े इल्ज़ाम नहीं हैं, दो एक्सप्लेनेशन हैं जो कि अभी तक बाकर साहब ने या शौकत तरीन साहब ने तो नहीं, किसी ने भी नहीं दी। एक ये जो आप भी बहुत शोर मचाते रहे कि 13% से ज़्यादा जब पॉलिसी रेट गया तो वहाँ से हॉट मनी लाई गई, डॉलर लाए गए, और जब वो पूरे लोग निकाल के प्रॉफिट करके ले गए। पॉलिसी रेट नहीं, सूद का कहा करें, आम आदमी को पॉलिसी रेट नहीं, सूद कह लें, सूद के लिए वो इतना सूद का लोन पे जो इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया गया, तो उसके बाद से उसकी आज तक कोई एक्सप्लेन, सारे मानते हैं कि वो बहुत बड़ा गलती थी और बहुत पैसा बना गए, बड़े लोग बड़ा पैसा बना के, उसका कोई जवाबदेह नहीं है आज तक। और दूसरा ये जो इनके दौर में डॉलर जब खुद चले 155 से 165 पे ही आए, मगर जब खुद फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि 165 और 70 पे डॉलर का रेट होना चाहिए था, तो फिर 180 से जो ये करीब फिर रहा है, तो क्यों नहीं किया जा रहा? अगर ये है तो फिर जिस उस आदमी को वहाँ पे और इख्तियारात दे रहे हैं, उसको वो वहाँ जो एक कमेटी थी जो वहाँ पे मॉनिटरिंग कमेटी, उसको भी डिज़ोल्व करके उनको एक कुल शख्सी इख्तियारात दे रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों दिया जा रहा है, दोनों चीज़ें कैसे चल रही हैं? आमिर साहब मेरा ख्याल है आपने अगर वक्फा नहीं लेना इस पे, क्योंकि वक्फे का मेरा ख्याल है शायद ब्रेक मेरा ख्याल लेने के लिए कहा जा रहा है, तो वो जो है हमें आदत है अपने दूसरे स्टाइल की, तो स्टे विद अस इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे जो हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो आज सख्त बातें की हैं उस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। क्लास साहब, आपसे पहले तो मैं एक रज़ा बाकर साहब के पे ओपिनियन आप अपना दीजिएगा कि ये जो मैंने जिक्र किया कि दो बड़े, बाकी तो छोड़े ओवरऑल मॉनेटरी जो पॉलिसी जा रही है, दो बड़े सवाल में स्कैम स्कैंडल नहीं चले कहता, वो इन्होंने जवाब नहीं दिए, एक डॉलर की रेट के हवाले से और एक पॉलिसी या सूद का जो आप कह रहे हैं 13% पे ले जाके हॉट मनी वाले इशू पे। अब उनको मजीद हफीज शेख ने किया था हॉट मनी, वो ये रज़ा बाकर ने नहीं किया था, मगर इनके दौर में कंटिन्यू रही नहीं, ये जस्टिफाई करते रहे थे, ये मजीद बढ़ के ले गए थे। मेरा ख्याल है कि वो ये नहीं करना, ये स्टेट बैंक गवर्नर ने होता है, वो पॉलिसी वो आप बात कर ले, मैं थोड़ी क्लैरिफाई कर लूँगा। हमें उन पे वो तनकीद करनी चाहिए जिसको वजह से वो होती है। ये इनका हॉट मनी से वो हफीज शेख साहब का प्लान था, 3 अरब डॉलर उस वक्त वो आए थे, जो इन्होंने 13% जिसकी बात आपने की ना सूद पे पॉलिसी रेट लेके स्टेट बैंक करता है, स्टेट बैंक करता है, लेकिन ये उस वक्त रज़ा बाकर साहब नहीं थे। अच्छा, मेरे स्टैंड करेक्टेड, अगर मेरे जो है सारा आपकी याददाश्त अक्सर ज़्यादा होती है, तो एक तो मगर ये है कि इनकी फिर भी जो है ऐसा क्या सुरखाब का पर है कि इनको 5 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंशन दी जा रही है, एक इनके हवाले से। दूसरा फाइनली आज जो वहाँ पे असम्बली के अंदर जो है बड़ा नज़र आया कि बहुत ज़्यादा वाकई इस पर अगर शोर नहीं मचाना तो किस पे शोर मचाना है, थोड़ी सी हुल्लड़बाजी खैर ज़्यादा हो गई, बदतमीज़ी हो गई, थप्पड़ लग गए। मगर वहाँ से आज एक तो शहबाज शरीफ साहब मिसिंग थे, क्योंकि इसके पीछे ये तासुर दिया जा रहा था कि ये रियासत पाकिस्तान की ज़रूरत है ये बिल, तो एक तो वो फिर था कि पता नहीं बाय डिज़ाइन थी या जब ये पास होना होगा उस वक्त आएंगे। दूसरा थोड़ी सी बिलावल साहब भी वहाँ नहीं नज़र आए, तो ये इसके दोनों इशूज़ के ऊपर मैं चाह रहा हूँ। अमर भी दो चीज़ें मेरा ख्याल है, एक जो बाप ने बात की है ना कि IMF ने जो शराइत रखी हैं, IMF ने तो हमें नहीं इनवाइट किया था कि सर आप तशरीफ़ लें, दुनिया का बड़ा अहम मुल्क है आप, पाकिस्तान, आपके बगैर दुनिया नहीं चलेगी, 7 अरब की आबादी, आपको चलाना बड़ा ज़रूरी है, सो यू मस्ट कम टू अस एंड वी विल हेल्प यू। और हम ही गए थे, जब हम किसी के पास जाएंगे वो फिर बैठ के पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं आपका, आप ये सारी चीज़ें समझते हैं। मैं ज़रा व्यूअर्स की आसानी के लिए कह रहा हूँ, मुझे पता है आपको सारा इसका बैकग्राउंड का पता है।
फिर वो ये देखते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, आपकी टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं हो रही, स्ट्रक्चरल आपको क्या प्रॉब्लम है, आप आगे बैंक से बोरोइंग कितनी कर रहे हैं, उसके स्टेट बैंक को आपने अपना गुलाम बना के रखो। पहले तो ये होता था ना कि एक टेलीफोन उठाया, स्टेट बैंक से लोन लो, फलां से कर्जे ले लो। IMF ने, आपको याद होगा किसी शो में मैंने कहा भी था, चंद बड़ी अच्छी उन्होंने इनको एडवाइसेस भी की हैं। वो जाते हैं रूथलेस, उनके अंदर कंपैशन नहीं होता, ये जहन में रखें। आप और मैं ढूंढ रहे होते हैं कंपैशन, वो बिल्कुल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, रिफॉर्म्स ठीक कहते हैं होने चाहिए, उनके जहन में होता है कि आपसे ये गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आपका मुल्क आपसे नहीं चल पा रहा। उनका ये ख्याल है, ना आपके पास इकोनॉमिस्ट है, ना अच्छे आपके पास हुक्मरान है, ना पॉलिसी मेकर्स हैं, ना अच्छी ब्यूरोक्रेसी है जो इस मुल्क को इस काबिल करती कि आपको हमारे पास ना आना पड़ता। लिहाजा हम आपको कुछ बंदे भी देंगे जो आपके मुल्क में आएंगे, बैठेंगे, पूरा सिस्टम को रीड करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करेंगे ताकि आपके मुल्क का ये उसमें कह सकते हैं आपके एक्सपोर्ट बढ़े, आपके पास डॉलर हैं, आपके पास इतने पैसे आ जाएं कि एक उसको कहते हैं कल को हमारा कर्जा भी वापस करें। वो भी तो देखते हैं। $6 अरब जो दे रहे हैं आमिर साहब, वो ये नहीं देखेगा कि ये जो मैं इनको भिखारियों को दे रहा हूँ, भूखे नंगों को दे रहा हूँ, जिनके पास अपने पास कुछ नहीं है, ये कल को मुझे वापस कैसे करेंगे पैसे, वो पैसे भी वापस लेने हैं। सो वो पहले से इंश्योर करते हैं कि हमारे बंदे आएंगे, वो बैठेंगे, कम अज़ कम आपको $6-8 अरब तो कमा के दें जो हम सूद समेत वापस ले सकें। सो जब भी IMF आपको शराइत रखती है, अपना बंदा भेजती है, हमें भी थोड़ी सी अपने आप को मानना चाहिए। हम तो ऐसे समझते हैं जालिम लोग हैं। वो बेसिकली यही हमारे लिए एडमिशन होता है किसी हुकूमत के लिए कि हमारी गवर्नेंस हमें करनी नहीं आती, हमें यहाँ एक अपना मुल्क चलाना नहीं होता, हमारा एक्सपोर्टर जो है वो यहाँ पे चोरियां कर। अभी कैबिनेट की स्टोरी रहेगी, अगले हफ्ते कर लेंगे कि कैसे कैबिनेट में वहाँ इंकशाफ हुआ, जो आप और मैं पिटते रहते हैं कि हमारा एक्सपोर्टर, मैं फिर कह रहा हूँ कि सारे नहीं हो, बहुत सारे अच्छे एक्सपोर्टर भी हैं, कि कैसे अंडर उसमें इन्वेस्टिंग करके ये मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। जिनके लिए आपने डॉलर बढ़वाए थे कि डॉलर का रेट ऊपर लेके जाएं, ये एक्सपोर्टर लेके उसमें किया था ना। अब आप मुझे बताएं, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल होने वाले हैं, तो हमारे क्यों रिजर्व नहीं बढ़े? अब तक तो हमारे होने चाहिए थे $40-50 अरब तो होने चाहिए थे ताकि हम इससे निकलते। वो तो ये पता चले अभी तक हम उसमें 20s में खड़े हुए, ऊपर हम जा नहीं रहे, और डॉलर का रेट जो आपने वहाँ पे 70-80 रुपये बढ़ा दिया। सो स्टेट बैंक बेसिकली आके डिसिप्लिन करने की कोशिश करता है यहाँ पे, जिस पे आपकी सिफारिश नहीं चल सकती, जिस पे वज़ीर आज़म का बस नहीं चलता, जो पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं है, जो खुद बैठ कर समझता है कि आपका जो सिस्टम जो है, मार्केट फोर्सेज जो है ना, उनको काम करने दें। इस पर मेरा एक ही एतराज़ रहता है जब मार्केट फोर्सेज की बात होती है कि मार्केट फोर्सेज को जब आप कहते हैं ना इनको आके आज़ादाना तौर पर चलने दें। ये दुनिया के जो एडवांस कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रेगुलेटर जो है ना वो बहुत एडवांस है, रुथलेस है, और वो किसी माफिया को सर नहीं उठाने देता। उसको यूं ही पता चले कि अवाम के हकूक़ पे डाका मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, वो फौरी तौर पर उनको आके ब्रेक भी करते हैं, जुर्माने भी करते हैं, बंद भी करते हैं। आपको याद है हबीब बैंक, ये पाकिस्तान का, सब हमें ब्रेक के लिए नहीं लास्टली सर, हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, उनके बारे में पता चला फाइनेंशियल उसमें इरेगुलरिटी न्यूयॉर्क ब्रांच में सर $250 मिलियन का उन्होंने जुर्माना किया था। क्यों नहीं करने दी थी कि भाई साहब आपको जरूरत कैसे हुई, आपने SOP फाइनेंशियल जो है ना उनको ब्रेक, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के थे। सो हमारे ये मसाइल है सर। हमेशा एग्री करता हूँ कि ये हमारे यहाँ ट्रिकल डाउन नहीं चलता, ये दूसरी पिक्चर अपने यहाँ के ले आती है जब एक फिल होती है तो। और साथ में आखिरी बात ये कि IMF बिल्कुल ये चीज़ें वो कहते हैं कि अब अगर आप गरीब मकरूज मुल्क है तो अपनी औकात में रहें और ये डेवलपमेंट छोड़ें और डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, लोगों को पता चले। मगर गवर्नमेंट ने तरजीहात बनानी होती है, किस तबके को टैक्स करना है, किसको कम करना है, निचली पिसे हुए लोगों को और कितना पीसना है, वहाँ इनकी प्रायोरिटीज नहीं आती हैं। मगर बात करेंगे आने के बाद जो है हाउसिंग सेक्टर के हवाले से कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी आज अहम बातें की हैं। क्या बातें थी आपको शेयर करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट असर मनिल्ला साहब ने आज इसको हाउसिंग के उसको टेकअप किया है। समाअत तो हो रही थी पुलिस ऑर्डर के केस की, वहाँ भी चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी अच्छी बातें की जो कि हम भी कहते रहते हैं कि हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन सिस्टम नहीं है। बाहर जिस तरह आप देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस होता है, फिर वहाँ पे रेटिंग होती है कि कितने मुकदमात इस्तग़ासा ने हारे जीते, उसके मुताबिक जो है अगर वो बहुत लो रेट होता है तो वो एक्शन लेते हैं, वकीलों की रेटिंग होती है। तो वो आज चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि इसकी वजह से अदालतें बदनाम होती हैं, इसकी वजह से सिस्टम बदनाम होता है। तो गवर्नमेंट को एक तो उन्होंने ये कहा, मगर साथ में हाउसिंग की तरफ उन्होंने बड़ी
सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशंस दी हैं। उनके जनाब वो इदारे जिनको कि ये जो माफिया है, लैंड ग्रैबिंग माफिया, हाउसिंग के अंदर जो नाजायज़ काम हो रहे हैं, नाजायज़ स्कीमें बन रही हैं, और वो उसको पकड़ने का काम जिन इदारों का था, जैसा कि आईबी, जैसा कि एफआईए, जैसा कि उन्होंने कहा जी मैं उससे हाईवे से बाहर निकला, मोटरवे से, तो आगे इतना बड़ा लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी। तो जब सुप्रीम कोर्ट भी हाउसिंग सोसाइटीज़ में चला जाएगा, और एफआईए का हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो एफआईए के डीजी साहब होते हैं वो एक्स ऑफिशियो उसके प्रेसिडेंट या चेयरमैन होते हैं, तो उनका इनके जब अपना इंटरेस्ट आ जाता है तो क्लास साहब उन्होंने कहा जी ये फिर कैसे पकड़ेंगे आप और मैं, हाउसिंग पे बड़ा शोर मचाते रहते हैं। तो उसमें उन्होंने बड़ा बार बार उन्होंने कहा कि आप जाके काबीना से करें, जिस पे मैं बड़ा फ़ैन हूँ अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब को, इनको मैं मिला कभी नहीं हूँ, मगर इनमें एक अच्छी बात यह है कि ये खुल के बात करते हैं और सच्चाई से काम लेते हैं, ये वो कवर अप नहीं करते। उन्होंने आज भी माना कि जनाब शुगर माफिया के ख़िलाफ़ भी जब जाते हैं हम कई दफ़ा बेबस हो जाते हैं, यहाँ भी उन्होंने कहा जी काबीना से नहीं, ये मैं प्राइम मिनिस्टर से टेकअप करूँगा। और प्राइम मिनिस्टर आपने ये काबीना की पहले ही स्टोरी हम कल कर चुके हैं कि पहले ही उन्होंने ये जो हाउसिंग ज़राती ज़मीनें ख़त्म होकर हाउसिंग की स्कीमें बनती जा रही हैं पहले ही टेकअप किया हुआ। और भी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये इलाका जो है हमारा जहाँ बैठे हुए हैं इस्लामाबाद और इसके गिरदो नवाह का, ये ज़्यादा ज़रई इलाका नहीं है यहाँ वाला जो है, लेकिन यहाँ पे इतनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं जो इस्लामाबाद को तबाह कर रही हैं। इसके करबो जवार में जो भी बनी है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी आ रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस भी आ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, क्राइम बढ़ने, और वो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो फटने को। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इस मुल्क के साथ हमदर्दी है किसी को, फौरी तौर पर आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ ये कैम करने पर बैन करना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। वो जहाँ भी बन रहे हैं उनको रोकें, उसके बाद प्लानिंग करें, फिर देखें कौन सी जरी ज़मीन है, कहाँ पे बन सकती है या नहीं बन सकती। हज़ारों एकड़ ज़मीन आप दे रहे हैं उनको, और बहुत सारे 10-20% ऑक्यूपेशन आ जाती है, 80% खाली पड़ी है। खुद आप, फिर हम बार बार कह रहे हैं, बाहर से आप खाने पीने की चीज़ें मंगवा रहे हैं, ज़मीनें फारिग रखी हुई हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ सर, जो इतराज़ात आते हैं इन महकमों पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर, आईबी पे, एफआईए पे, इन चीज़ों पे मेरी 2-4 दफ़ा बात हुई इनसे, ये मुतलका इनसे लोगों से, कि ये आप पे एतराज़ आते हैं, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, आपका क्या काम है कि आप जाएं और हाउसिंग सोसाइटी खोलें? एफआईए का क्या काम है, सुप्रीम कोर्ट का? दे हैव अनदर आर्गूमेंट जो उनकी साइड ऑफ द स्टोरी है, क्योंकि हमने इस पर बात करते रहते हैं। उन्होंने कहा जनाब कि आईबी के पास, मतलब वहाँ से शुरू करते हैं, 4000 एम्प्लॉइज़ हैं, वो कहते हैं 4000। ये आईबी के एम्प्लॉइज़ के लिए थी कि उनके लिए हमने आके यहाँ पे ज़मीन ली, और ये बाकायदा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने एक ना थोड़ी सी ज्यादती की थी, मैं समझता हूँ। 1995 में उन्होंने कैबिनेट का एक फैसला किया था कि जिसके तहत उन्होंने कहा सरकार जो है ना ये नए घर नहीं बनाएगी, नए यहाँ पे हाउसिंग सेक्टर नहीं खोलेगी। ये उसका नतीजा ये, इस्लामाबाद में आपको पता लड़ाइयाँ होती हैं, पैसे लगते हैं यहाँ पे सारा, उसका नतीजा ये हुआ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का कल्चर जो है ना ये प्रमोट, पहले सीडीए डेवलप करता था, ये देता था वहाँ पे, या हाउसिंग फाउंडेशन करती थी, वो डेवलप करती थी। इन्होंने क्या किया, जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़, उन्होंने सीडीओ को मिला के करप्ट करके इनके सेक्टर नहीं बनने दिए। इधर से प्राइवेट ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान ने इनको अलाउ किया हुआ है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, उनके पास घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी ज़मीनें बनाएं, और ये बाकायदा ज़मीनें खरीदी जाती हैं, खरीदने के बाद हर मेंबर को किस्तों पर वट एवर जो कास्ट जो है ना उनको दें। सो वो ये कहते हैं बेसिकली हमारे मेम्बरान के लिए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के हों एम्प्लॉइज़ हों, एफआईए के हों, वो आप वजारत दाखिला के हों, यहाँ पे जो भी मिनिस्ट्री है, जो सरकारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, हर एक की अपनी अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ है अपने मेम्बरान के लिए जिनसे वो पैसे लेते हैं। उनका कहना ये है, जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा वो है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में, कि हर वो कहते हैं ना गली मोहल्ले में जैसे स्कूल मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं ना सर, ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज़ अपनी। हूँ मुझे कहने दें, मेरी बेगम साहब आज तक लड़ती है मुझसे, वहाँ का बड़ा तो सियाना बढ़ के टीवी पे बैठ के बड़ी तू दानश्वरी वहाँ फरमा रहा हो, औकात तेरी ये है, 2 दफ़ा तू लुट चुका है खुद। अब ये बता रहा हूँ मैं तो स्क्रीन पे बता रहा हूँ, ये पीछे 10 साल से लड़ाई चल रही है हमारे घर में कि यहाँ पे 2 दफ़ा मैं लुट चुका हूँ सर। और मेरी बेगम साहबा ने उस वक्त पहले की बात हम नए आए थे, उन्हें कमेटियाँ डाली, उन्होंने अपनी चीज़ें बेची, 2-4 कुछ सोने की डाल के इस्लामाबाद में को प्लाट लेते हैं। दोनों दफ़ा सर जी उन्होंने कमेटियाँ और जो भी उन्होंने कुछ चूड़े 2-4 बेची, सारी की सारी अल्लाह के फजल से ये जो थे हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले थे लूट पाट के दुबई भाग गए। तो आप तो डसे हुए हैं। डसा हुआ मैं। सो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि कम अज़ कम इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो है कुछ भी है, आपको कुछ ऑन ग्राउंड नज़र तो आती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ लोगों को प्लाट मिले हैं, या लोगों ने जो पेमेंट्स की हैं, सिक्योर है आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे, या आपने घर बनाना। ये 2 दफ़ा मैं लुट चुका हूँ इनसे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से। सो जो वो बात कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं कि रेगुलेटर एक्टिव हो,
ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आपका रेगुलेटर है या दीगर आपके रेगुलेटर, मैंने इस्लामाबाद में रहना है मसलन, अब मैंने प्लाट लेना है, भाई मैं बच्चे रहने, मैंने रहना है, आपने रहना है, इस्लामाबाद के लोगों ने रहना है, अब हम जाके कहाँ से प्लाट लें? मैं तो 2 दफ़ा लूट चुका हूँ। अच्छा, मैं डर के मारे किसी को बताता भी नहीं कि ये बड़े बैठे हुए हैं मुल्क के मफादात की बात करने वाले। अपने घर का ये हाल है कि बेगम साहब ने कोई कमेटियाँ डाल के पैसे उन्होंने इकट्ठे किए थे या 1-2 अपनी चूड़ियाँ बेची थी कि यहाँ प्लाट को मिल जाएगा, वो भी गया, पैसे भी गए, प्लाट भी नहीं गए। रीज़न, इतना पावरफुल माफिया है आपके हाउसिंग सेक्टर का। इस वक्त इस मुल्क को सर बिल्डर चला रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान चला रहे हैं सर। उन्होंने टीवी चैनल भी आपके सामने ले लिए हैं, उन्होंने जनाब यहाँ इमारतें भी ले रही हैं, उन्होंने बादशो यहाँ गाड़ियाँ भी ले ली हैं, उन्होंने सब को जेब में डाल लिया। मेरे साहब ऐसा बात यह है जो आपने की थी कि प्राइम मिनिस्टर का खुद ये इन्होंने कहा कि शहरों को हमने वर्टिकल ऊपर की तरफ लेके जाना है। उसके पीछे सेंस है कि अमेरिका यूरोप में वो बीच में इस तरह का डाउनटाउन बनाते हैं कि लोगों को सुबर्ब्स में जब जाके वज़ाफ़ाती उसमें जाते हैं दूर दूर, तो आपका हमारे जैसा मुल्क जिसका सबसे बड़ा खर्चा इम्पोर्ट बिल है, बाहर से हम पेट्रोल ख़रीदते हैं और उसकी वजह से हमारे रिजर्व्स पे आता है, तो हमें तो ये बड़े बड़े शहर चाहिए ही नहीं, एक उसमें ऊपर की तरफ। तो ये प्लॉट वाला कल्चर जो है ना कि अपने अपने बेंगलौर इंडिया में नहीं, वो फ्लैटों पे चले गए हुए हैं। तो शहरों का एक उसकी प्रायोरिटाइज़ करना है। दूसरा, ये जो आपने सिविल इदारों को भी क्या कहें, मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े ताकतवर हैं तरमीनुल्लाह साहब, ये गन तो फिर डीएचए से पड़ा कि जब डीएचए ने भी यही आर्गुमेंट लेके कि हम अपने वेलफेयर के लिए फौजी भाइयों के लिए करेंगे, और उसके बाद डीएचए एक दुनिया बन गई भी, तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से अपने नाम पे लिया गया, मगर वहाँ पे जो है एक पूरे पूरे माफियाज डिपार्टमेंट्स में बन गए हैं जो कि वो सरकारी मुलाजिम भी नहीं रहे, अरबपति खरबपति लैंड ग्रैबिंग माफिया बन चुके हुए हैं, और बिल्कुल लोग इनका नाम इस्तेमाल करते हैं डिपार्टमेंट्स का, उनकी ताकत से डराते हैं। तो आई होप कि इसके ये चीफ जस्टिस साहब ने इस पर एक्शन भी लिया है, और चीफ जस्टिस साहब इस पे कहीं ना कहीं इस पे पहुंचाएंगे और प्राइम मिनिस्टर से जवाब भी लेंगे, और ये कोई पॉलिसी इसकी बनाएंगे। इसकी जामे पॉलिसी बनने की गालबत ज़रूरत है कि एक तरफ आपने डेवलपमेंट भी करना है, कंस्ट्रक्शन का के अंदर जो इन्वेस्टमेंट भी लानी है, उसके बाद जो है आपने अपनी इन्वायरमेंटल प्लानिंग के, अर्बन प्लानिंग के मसाइल भी देखने हैं कि कितनी ट्रैफिक लेनी है। सो ये एक जामिया पॉलिसी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि ये अलहदा पॉलिसी बनाते हैं। तो लेट्स सी के देखेंगे चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर क्या, इसको कहाँ तक लेके जाते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर आपको कह लेंगे, क्योंकि आपकी हमारी मुलाकात अगले साल होगी इंशाल्लाह। तो कीप योर सेल्फ सेफ। खुदा हाफिज़।